है ना। तो ये जो क्वेश्चन दिया था आपने, लेंथ, इसका लेंथ l था और इसका लेंथ l था, तो इसका सेंटर ऑफ मास l/2 पे, इसका l/2 पे, तो मास कैसे हो गए, दोनों के बीच का दूरी कितना हो गया, l/2, दोनों सेंटर ऑफ मास की दूरी कितने हो गए, l/2, l/2 दूरी हो गए, तो इसको ओरिजिन पे रखा 0,0 पे, ये कितने पे, l/2, 0 पे, ठीक है। तो कितना आंसर आ रहा है आपका, l/4। l/4 कहाँ से, ओरिजिन से। आगे सभी का, अच्छा इसको y तो 0 है, y पे तो कुछ है ही नहीं ना, y पे तो कुछ है ही नहीं। सुनो आप, एक और चीज सुनो, आप अगर आपकी रॉड को ऐसी रख रहे हो, मतलब अल्टीमेटली आपने सेंटर ऑफ मास निकाला, तो अभी वन डायमेंशन वाला डायग्राम बन गया, y तो कहीं आएगा ही नहीं ना। इसको उल्टा सीधा रखने से y डेवलप नहीं होगा कि आड़ा रख दिया तो y आ जाएगा, डायमेंशन इसका एक ही बनेगा, ठीक है, डायमेंशन इसका एक ही बनेगा। एक और चीज समझो यहाँ पर, जैसे दो मास के बीच में दूरी, कई बार ऐसा दिया जाता है कि एक मास m1 है, दूसरा मास कितना है m2, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, मान लेते हैं l, ठीक है। अब ये जो इसका सेंटर ऑफ मास निकलेगा, ये m1 मास से कितनी दूरी पर निकलेगा और m2 मास से कितनी दूरी पर निकलेगा, वो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकालोगे, जब आपको m1 मास से निकालना है कि कितने दूरी पर निकलेगा, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, m1 मास से निकालोगे तो ये कुछ यहां पर आएगा, मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास कहां पर है, इस जगह पर है, कहां पर है, इस जगह पे, तो m1 से कितनी दूरी पर है और m2 से कितनी दूरी पर है। तो इसके लिए निकालने के लिए x फ्रॉम m1 का फॉर्मूला क्या होगा, m2 का मास इंटू एक टोटल लेंथ अपॉन m1 प्लस m2। आ रही बात समझ में। और x फ्रॉम m2 से निकालना है, तो उल्टा करेंगे, किसका मास, m1 का मास इंटू लेंथ अपॉन में m1 प्लस m2। आ रही बात समझ में। मतलब अगर डिस्टेंस दिया हुआ है आपको l, दूरी दिया है l, तो x मतलब x सेंटर ऑफ मास, ये तो हम सेंटर ऑफ मास का जो x डिस्टेंस है, x कोऑर्डिनेट, वो कितने पे होगा, इट विल बी गिवन बाय m2 इंटू एल अपॉन m1 प्लस m2 और m1 इंटू एल अपॉन m1 प्लस m2। कोई दिक्कत इसमें, कोई शक, कोई परेशानी, ठीक है। अब देखो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करो यहाँ पर, ये चीज ज्यादा यूज होती है, ऐसा कॉन्सेप्ट यूज होती है कि भाई दोनों के बीच की दूरी दी है, तो बताओ m1 से कितनी दूरी पर है और m2 से कितनी दूरी पर है, जैसे ये वाला, इसको निकालना है हमें। तो अब मुझे m1 से बताना है कि m1 से कितनी दूरी पर है ये, तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, दोनों का मास कितना लिया आपने, m लिया है, तो m2 कितना है, m लेंथ कितना है l अपॉन में m प्लस m, तो कितना हो गया, सॉरी अपना लेंथ कितना है, l नहीं है इस बार, कितना है l/2, तो हम यहाँ कितना रखेंगे, लेंथ l/2। क्या आपको सॉल्व करता आएगा ये, l/4, तो हमने निकाला तो था अभी, तो ये कितना हो जाएगा, m अपॉन में 2m, m और m 2m, और l/2 नीचे आ जाएगा, m से m कैंसल, 2 2 4, तो l/ कितना आ गया, मतलब m1 से कितनी दूरी पर है, l/4 दूरी पर। सारी बात समझ में, हाँ, लेंथ डिवाइडेड बाय 4 टाइम। और m2 से कितनी दूरी पर है, वो भी l/4, क्योंकि ये तो अब सिमेट्री है, ये क्या है, सिमेट्री है, तो ये आधे आधे, मतलब l/4 अल्टीमेटली क्या है, ये वाला पॉइंट आ रहा है कुछ, क्या आप निकाल लेंगे, इज दैट क्लियर, ठीक है। चलो इसको निकाल के बताओ, इसी क्वेश्चन को, कितने से दूरी आपको सबका निकालना है फटाफट से। ये 10 है, 10 kg, और ये है 20 kg, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर, ठीक है। पहला क्वेश्चन,
दूसरा क्वेश्चन 30 kg 15 kg दोनों के बीच का जो दूरी है वो है कितना 10 मीटर। तीसरा क्वेश्चन 5 kg और 15 kg दोनों के बीच का दूरी है 5 मीटर। ठीक है, अभी इतने दूरी नहीं होते हैं जनरली, ये तो रैंडम क्वेश्चन है हमारे। चलो फटाफट सॉल्व करो, है ना। तो आपके ये सारे आंसर्स आ जाएंगे। फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे आप? फॉर्मूला आप m1 मास से दूरी कितना आ जाएगा? x फ्रॉम m1 इज इक्वल टू कितना? m2 का मास इनटू लेंथ अपॉन m1 प्लस m2, और x फ्रॉम m2 विल बी इज इक्वल टू m1 का लेंथ m1 इंटू लेंथ अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरीके से ये आंसर्स आ रहे हैं आपके। पहले वाले का 20/3 10/3, इसका 150/45 और 300/45। ठीक है, कैंसिलेशन करके ये 10/3 और ये 20/3, ये कितना होगा? 20/3। ये वाला कितना होगा? सही बता रहे हो ना? 15/4। ये होगा कितना? 15/4, और ये तो सिंपल 5/4 ही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, मोशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये बहुत जगह और भी यूज होता है कि बताओ इससे दूरी बताओ, इससे दूरी बताओ, वो ऐसा बोल देंगे तो ये लगा देना, नहीं तो आप इसको, आपको डायरेक्ट तो फॉर्मूला बताइए। ठीक है, हाँ ऐसा सिंपल वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, हाँ, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में बात करनी है। तो मान लेते हैं कि ये आपका सिस्टम है जिसमें कितने पार्टिकल्स हैं? कुछ पार्टिकल्स है इसमें, m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7, और ये कुछ ऐसे n पार्टिकल है। ठीक है, अभी तक आप इसका कुछ एक सेंटर ऑफ मास था, ठीक है, उसकी बात कर रहे थे। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो आपने अभी क्या फाइंड किया था? इसके पहले तक सेंटर ऑफ मास का क्या फाइंड किया हुआ है? लोकेशन। अब हमारे जितने भी अब क्वेश्चन बनने वाले हैं वो किस पे बनेंगे कि सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा। सेंटर ऑफ मास भी क्या करेगा? मूव करेगा, क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम क्या है? मोशन ऑफ सेंटर मास। पहले तो हमने क्या पता किया कि भाई तू है कहाँ, ये बता। फिर अब हम पता कर रहे हैं कि तू चलता कैसे है, ये बात करेंगे अब। तो इसका मोशन कैसे है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इसके मोशन के लिए 3-4 फॉर्मूले होते हैं जनरली, इसका डेरिवेशन है एक स्टेप का। तो आपने एक डिराइव किया था इसके पहले जो फॉर्मूला XCM, एक्स सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आप सभी को पता था, समेशन MI XI अपॉन समेशन MI। ये बात सभी को अच्छे से क्लियर है। अपन x की बात करेंगे, सिमिलर ये रिजल्ट y में भी निकला था और सिमिलरली ये z में भी निकला था। अपन एक की बात करेंगे, तीनों की बात नहीं करेंगे। अब अगर मैं अच्छा समेशन MI को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं तो XCM का इक्वेशन क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ M1x1 प्लस M2x2, अल्टीमेटली तो ऐसा ही हो रहा था, M3x3 डैश 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 ऐसा चलता रहेगा, डिवाइडेड बाय ये सारे मास भी क्या हो जाएंगे? M1 प्लस M2 प्लस M3 डैश डैश डैश, ये भी ऐड होते रहेंगे। क्या बात क्लियर हो रही है? अब ये सारे मास मिलके तो क्या हो जाएंगे? कैपिटल M। ये छोटे छोटे मास मिलके बड़ा मास बन जाएगा, इसके छोटा मास जुड़ के क्या हो जाएगा? सारे मास हो जाएंगे। उस M को मैं इधर ले आऊंगा तो वो कितना हो जाएगा? M इंटू XCM, आ रही बात समझ में? इज इक्वल टू M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 डैश डैश। क्लियर हो रहा है?
अब यहाँ से ध्यान से देखना, हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? डिफरेंशिएशन। ये इक्वेशन अभी क्या बता रही? m इंटू एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब मास पूरी बॉडी का और उसका सेंटर ऑफ मास का दूरी, वो किसके बराबर होगा? पहले बॉडी का मास, उसका दूरी। यही किया था हमने। सब कहाँ से किया था? ओरिजिन से, प्लस दूसरी बॉडी का मास, उसकी दूरी, तीसरी बॉडी का मास, उसकी दूरी, उन सबको प्लस करते हैं तो आपको किसका आंसर मिल जाता है? वो इस m इंटू एक्स सी एम के बराबर होगा। कुछ भी नहीं किया, बस m को अपन इधर लेके चले गए। अब नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट। इस इक्वेशन को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? d बाय डिफरेंशिएट मतलब क्या करना है? इस इक्वेशन का d बाय डी टी करना है। डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंशिएशन, d बाई डी टी करना है। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट मतलब इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है। अभी डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये m तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन m का नहीं होगा, तो पहला क्या हो जाएगा? m इंटू डी बाई डी टी ऑफ एक्स सी एम इज इक्वल टू m1 बाहर d बाई डी टी ऑफ x1, m2 बाहर d बाई डी टी ऑफ x2। इतना समझ में आता है आपको? डिफरेंशिएशन इधर भी किया और इधर भी किया। जो x वाले हैं वो d बाई डी टी के अंदर आ जाएंगे। मास का तो डिफरेंशिएशन होता नहीं है, वो तो बाहर रहेगा। और ऐसे करते करते mn d बाई डी टी ऑफ xn आएगा। आपको बात क्लियर हो रही है? अब d बाई डी टी dx बाई डी टी क्या होता है? dx बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है। एक्चुअली x क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, याद है? वेलोसिटी। और ये भी क्या हो गया? dx बाई डी टी वेलोसिटी। तो ये किसकी वेलोसिटी होगी? m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। आ रही बात समझ में? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m1 v1। क्या मैं बोल सकता हूँ? d बाय डी टी ऑफ x इज इक्वल टू v होगा। इज दैट क्लियर? dx बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी है ना। अभी आपको सभी को पता है, इसकी बात नहीं करनी, पर ये v1 लिखेंगे अपन, क्यों? क्योंकि पार्टिकल पहला है। dx1 बाई डी टी v1। m2 पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? dx2 बाई डी टी मतलब v2। आ रही बात समझ में? यहाँ पे कितने पार्टिकल है? बहुत सारे। सबकी वेलोसिटी क्या है? सेम है क्या? नहीं, सबकी वेलोसिटी सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, आपको नहीं पता। बट हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो किस फॉर्म में कर रहे हैं? m1 v1 m2 v2 इस फॉर्म में कर रहे हैं। बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा है? सर हो गया। ऐसे ऐसे करते करते लास्ट नंबर क्या आ जाएगा? mn vn। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। मतलब वेलोसिटी आपको निकालनी है सेंटर ऑफ मास की, तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया। कितना आ गया? m को मैं कहाँ ले जाऊंगा? डिवाइड में ले जाऊं, तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? इसको इधर लिख देते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 डैश 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 mn vn डिवाइडेड बाय टोटल मास। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब देखो यार, बॉडी चल रही है तो इसके अंदर के पार्टिकल भी तो चल रहे हैं। हाँ, तो पार्टिकल की भी तो वेलोसिटी है। पहले पार्टिकल की v1, दूसरे की v2, तीसरे की v3। इस तरीके से अपन ने ये कुछ जोड़ तोड़ करके फॉर्मूला बनाया है। अच्छा, वेलोसिटी के बाद हम किसकी बात करेंगे? अब एक्सेलरेशन की बात करेंगे। अल्टीमेटली मोशन में कौन कौन सी चीज़ें आती है? वेलोसिटी आती है, एक्सेलरेशन आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा और फोर्स वगैरह आ जाएगा। इस ठीक है, हाँ, ये सब चीज़ें हो सकती है। मतलब बेसिकली वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम और फोर्स, ये सब चीज़ें आएगी। वापस dv by dt से करेंगे। बिल्कुल। एक और बार डिफरेंशिएट कर दो इस इक्वेशन को। इसको क्या कर दो? एक और बार डिफरेंशिएट। इसी इक्वेशन को कर दें, इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो आपको पता है कि dv बाई डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो dvcm बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा? d बाई डी टी ऑफ m1 बाहर फिर से v1
प्लस m2 बाहर फिर से d बाई डी टी ऑफ v2 डैश 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 ऐसे करते करते mn बाहर d बाई डी टी ऑफ vn डिवाइडेड बाय m। क्या बात क्लियर हो रही है? नहीं आया? ठीक। उस डिफरेंशिएशन ये सब चीज़ें एक्चुअली हम लोग पहले पढ़ चुके थे। डिफरेंशिएशन से आपके स्लोप निकलते हैं। स्लोप मतलब कितना क्या उसका एंगल है, हाँ वो चीज़ पता चलती है। ठीक है। और dVcm बाई dt, डिफरेंशिएशन का मतलब चेंज भी होता है। इसका मतलब क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। बता चुका था मैं पहले ही सारी चीज़ें। तो m1 dv1 की जगह में क्या लिखूंगा? m1a1 प्लस m2a2 प्लस डैश 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 mn an डिवाइडेड बाय टोटल मास। और ये dVcm मतलब क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या बात क्लियर हो रही है? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला भी मिल गया। ठीक है। और वेलोसिटी का भी मिल गया। ठीक है। अब बाकी सब चीज़ों को इसको हटा दें और अब बात करते हैं आगे के फॉर्मूले की। अच्छा, अब मैं अगर इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आंसर आता है मेरे पास? इन सबको भी मैं हटा देता हूँ ना। तो मैं अगर m को इधर मल्टीप्लाई करूँ, इसमें m का इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा? m इंटू a मतलब क्या है? एक्सेलरेशन इंटू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 डैश 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 ऐसे करते करते कितने हो जाएंगे? mnan हो जाएंगे क्या? ठीक है। अच्छा, F इज इक्वल टू कितना होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब जो आपका फोर्स है, आप अल्टीमेटली फोर्स किस पे लगाते हो? किसी बॉडी पे। तो वो जाके कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होता है? वो ऐसा प्रतीत होता है कि सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लग रहा है। मतलब ये F इज इक्वल टू एम ए। आपको पता है F इज इक्वल टू क्या होता है? एम ए। तो मैं यहाँ कुछ ना कुछ F तो रखूंगा ना, रखूंगा, पर ये F किसका रहेगा? आप सेंटर ऑफ मास पे, मतलब आप बॉडी के अंदर फोर्स तो लगाते नहीं हो कि घुस के बीच में छेद कर दिया और लगा दिया, ऐसा तो नहीं करते। पर वो जब फोर्स लगता है तो अल्टीमेटली वो ऐसा फील होता है कि कहाँ पर फोर्स लग रहा है? सेंटर ऑफ मास पे। तो F इज इक्वल टू एम ए, तो मैं कहूँगा फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। F इज इक्वल टू एम ए, तो हम जो भी फोर्स लगाते हैं वो कहाँ पर लगेगा? सेंटर ऑफ मास पे। अच्छा, ये कितना होगा? F1 होगा, F2 F3 Fn। m1 इंटू a1 क्या होगा? F1। ये कितना होगा? F2। ये कितना होगा? F3। तो FCM इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 ऐसे करते करते क्या हो जाएगा? Fn। क्या बात क्लियर हो रही है? एक्चुअली ये जो आप फोर्स लगाते हो ये कैसा फोर्स होता है? मतलब यहाँ पे जो इक्वेशन बन रही, इसी को मैं थोड़ा लिखूंगा क्या? F नेट। कौन सा फोर्स लगाया आपने? F नेट किसके बराबर हो गया? F नेट किसके बराबर है? मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ किसका? सेंटर ऑफ मास का। मतलब आप क्या हर एक पार्टिकल की स्टडी कर सकते हो क्या? हर एक पार्टिकल की स्टडी तो नहीं कर सकते हो आप। 1 2 3 4 5 कितने पार्टिकल है आपके? बहुत सारे पार्टिकल है। ठीक है ना। तो ये आपकी एक इक्वेशन आती है कि F नेट इज इक्वल टू m इंटू ए सी एम। ठीक है। अब यहां से कहानी शुरू होती है सेंटर ऑफ मास। आपकी बॉडी में दो टाइप के फोर्सेस होते हैं। एक तो इंटरनल फोर्स होता है और एक्सटर्नल फोर्स होता है जो आप लगाते जाते हो कंटिन्यूस, या कोई इसमें कोई एक बाहरी एजेंसी कोई लगाते जाती है फोर्स, धक्का मारते जाती है वो। तो नेट फोर्स का मतलब क्या होता है? इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों। इंटरनल फोर्सेस हमेशा जोड़े में होते हैं, पढ़ा था अपन ने न्यूटन्स लॉ में। जोड़े में होने के कारण वो आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। आ रही बात समझ में? जोड़े में होने के कारण वो क्या करते हैं? एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो जनरली आपका F नेट इज इक्वल टू क्या होता है? F एक्सटर्नल
प्लस एफ इंटरनल फोर्सेस होता है। इंटरनल फोर्सेस तो पेयर में होने के कारण क्या हो जाता है, 0। बचे खुचे अब क्या बचे, एक्सटर्नल फोर्स लगे तो लगे, नहीं लगे तो नहीं भी लगे, कोई पता थोड़ी ना हमको, वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब अपन मान लेते हैं कि नेट फोर्स कितना है, लेट नेट फोर्स कितना है, 0। नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या होता है, आप क्या समझते हो? नेट फोर्स 0 होने का मतलब जैसे आपने 100 रुपए कमाए और 100 रुपए गंवाए, तो इसका मतलब क्या आपने कुछ कमाया नहीं, क्या कमाए थे पर क्या हो गया, गवा दिया। मतलब नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि 3 का फोर्स लगा, एक 5 का लगा, फिर -3 का, -5 का लगा, तो सब मिलजुल के कितने हो गए, इधर उधर से लगा। तो बॉडी किस में थी, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। ये तो अपन पढ़ चुके थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मान लिया आपने इफ एफ नेट इज इक्वल टू कितना, 0, मान लेते हैं नेट फोर्स कितना है, 0, ऐसा अज्यूम किया हमने। अदरवाइज तो ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया है। एक्चुअली ये जो चीज अब हम कर रहे हैं, ये कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, अदरवाइज डेरिवेशन खत्म हो गए हैं। यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनता है कि अगर नेट फोर्स बॉडी पे कितना लग रहा है, एक्चुअली सिस्टम है, अब बॉडी नहीं बची, इट विल बिकम नाउ अ सिस्टम। क्यों? क्योंकि अगर आपने M1 M2 M3 इस तरीके से बोल दिया तो बॉडी को क्या बोल दोगे आप, सिस्टम पूरा, कि पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, 0। अगर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या होगा, M इंटू ACM कितना। अच्छा, सबसे पहली बात, क्या नेट फोर्स 0 है तो F1 0 होगा? अच्छा, ये 0 होगा, ये भी कितना होगा, क्या ये 0 था? होगा सर, वो तो बाद में होगा ना। तो ये 0 नहीं होगा बेटा, ये 0 है क्या, तो भी आंसर कितना आ रहा है, तो किसी भी चीज के 0 आने का मतलब ऐसा होता है कि सिंगल नंबर भी 0 हो, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ऐसा कॉम्बिनेशन जो 0, मतलब इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि F1 0 के बराबर नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पर अपन तो इज इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे। F2 नॉट इज इक्वल टू 0, F3 नॉट इज इक्वल टू 0, ऐसे करते करते Fn नॉट इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब ये पार्टिकल जो अंदर है ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। F1 क्या होता है, F1 इज द नेट फोर्स ऑन पार्टिकल 1। F1 क्या होता है, नेट फोर्स, क्योंकि सब आप ग्रेविटेशन में पढ़ोगे कि सब एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स लगाते, तो नेट बनेगा। नेट समझते हो ना, एक ने इधर 10 से मारा, इधर से 3 से मारा, इधर से 5 से आ गया, तो सबका नेट कितना बना, जोड़ घटाव करके नेट बनेगा उसका। भाई आपके घर में आपकी इनकम 30,000 है फॉर एग्जांपल, आपके खर्चे 10,000, 5,000 रुपए उसके हो गए, तो नेट कितना बचा, तो आप जितने आया है और जितना गया है उन सबको माइनस प्लस करके नेट बताते हो कितना बचा। ठीक उसी प्रकार से पहले पार्टिकल पे नेट फोर्स कितना है वो बताते हो, क्योंकि आप इधर उधर के सारे सब फोर्स की बात नहीं कर सकते हो आप, तो F1 की बात कर रहे हो, केवल F2 की बात कर रहे हो, ऐसे F3 की। तो F1 पे नेट कितना है F2 पे, पर वो 0 के बराबर नहीं होगा। हो भी सकता है किसी केस में, बट हम 0 के बराबर इक्वेशन नहीं लिखेंगे। F1 इज नॉट इक्वल टू 0, F2 नॉट इक्वल टू 0, ऐसे करते करते मतलब इसका नेट फोर्स 0 जरूर है, परंतु इंडिविजुअल पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स 0 नहीं है। इज दैट समझ में आ रही बात, इज दैट क्लियर? तो यह आपका F नेट 0 होने के कारण हम क्या कहेंगे, F एक्सटर्नल, मतलब ये F एक्सटर्नल फोर्स भी मान लेते हैं कि 0, F नेट 0 रहेगा। अच्छा, F नेट 0 का मतलब अब आप नेट 0 हो गया, अपन ने कर दिया, अब उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 ही। मतलब अगर आपने F नेट 0 बोल दिया, इसका मतलब क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स भी आपस में क्या कर रहे हैं, कैंसल कर रहे हैं सब। ये तो चीज आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब यहां से क्या हो गया, M इंटू ACM इज इक्वल टू कितना होगा, 0। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब एक्सेलरेशन भी कितना होगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या ऐसा है कि सभी के एक्सेलरेशन 0 हो जाए, A1 A2 A3 A4 सभी के एक्सेलरेशन 0 हो जाए? इसका भी नहीं है। हो सकता है कि
क्योंकि ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहली चीज कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि 2 इधर होता है और 2 इधर होता है, तो इसको क्या लिखते हैं अपन? -2। तो अल्टीमेटली जोड़ कितना हो गया? 0। ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए अपन इसको सब बोल सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी होती तो अपन एनर्जी वगैरह के लिए ये चीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सब स्केलर क्वांटिटी के लिए नहीं लागू है। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए तू उधर जा रहा है, तू इधर जा रहा है, तेरा नेट तो 0 हो गया भाई। तो ऐसा इंटरनली अंदर ही अंदर बॉडी के अंदर होता है जब कोई पार्टिकल चलता है। अब अच्छा, अब यहाँ से एक और क्या कंक्लूजन निकला कि सेंटर ऑफ मास किस पर है? मान लीजिए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि A1, इसका मतलब A1 नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, A2 नॉट इज इक्वल टू 0, AN नॉट इज इक्वल टू 0। ये तो चीज़ क्लियर हो गई। आप 0 के बराबर नहीं लिखोगे एक्सेलरेशन को, सभी के इंडिविजुअल एक्सेलरेशन को। इज इट क्लियर? एक और चीज, अगर बस यहीं से फाइंडिंग होती है, अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी क्या? 0 नहीं, कांस्टेंट। पढ़े हुए सारे चीज अपन ने। अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इतना पता है ना? कैसे था? v माइनस यू इज इक्वल टू क्या था? AT एक फॉर्मूला होता है ना। एक्सेलरेशन 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू इज इक्वल टू 0। तो v इज इक्वल टू क्या होगा? मतलब जितना v है उतना क्या रहेगा? u रहेगा। एक्सेलरेशन 0 होने का, मैं इसको 2-3 तरीके से भी प्रूव कर सकते हो। वेलोसिटी इनिशियल और वेलोसिटी फाइनल क्या है? बराबर रहेगी। इज इट क्लियर? मतलब अच्छा, क्या पहला पार्टिकल की वेलोसिटी 0 के बराबर रहेगी? नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा पार्टिकल की वेलोसिटी 0 के बराबर रहेगी क्या? नहीं। ये सब पार्टिकल की वेलोसिटी भी कुछ हो सकती है, v1 v2 v3, मतलब इंडिविजुअली ये कभी भी 0 नहीं होंगे सारे पार्टिकल्स। मतलब कुछ सेंस में हो सकते हैं, वो भी न्यूमेरिकल में दिया होगा। अदरवाइज जब हम डेरिवेशन करते हैं तब a1 v1 f1 इन सब वैल्यूज को अपन 0 के बराबर नहीं लेते, पर इनका नेट रिजल्ट कितना निकलता है? 0 निकलता है। अच्छा, वेलोसिटी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब अब यहाँ से सुनना कि अगर आप सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट में है, इनिशियली सेंटर ऑफ मास किस में है? रेस्ट में। यहां से हमारा कंक्लूजन निकलता है कि इफ ACM is equal to 0, then center of mass will be at rest, if initially it is at rest। और दूसरा कंक्लूजन क्या निकलेगा? सेंटर ऑफ मास will have velocity, constant velocity v, then final velocity will also be v। थोड़ा मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अगर वो v वेलोसिटी से चला तो आप कुछ समय बाद वो चाहेगा कि मैं v वेलोसिटी से ही चलता रहूं। मतलब ये कॉन्सेप्ट की तरह यूज करेंगे हम, ठीक है। अल्टीमेटली ये न्यूटन्स लॉ से ही रिलेटेड है। F इज इक्वल टू एम ए तो क्या था? न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ही लगाया आपने। जाने अनजाने में हम यूज करते थे F इज इक्वल टू एम ए, पर वो एक किसका तकता था हमेशा? सेंटर ऑफ, पर अपने को सेंटर ऑफ मास की उस समय बात पता ही नहीं थी। उसमें पता ही नहीं था हम लोग, क्योंकि जब पहले ही चैप्टर हुआ करता था ये, सेंटर ऑफ मास क्या होता था आपको पता ही नहीं था, ठीक है। तो अगर सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? रेस्ट पर है। इनिशियली अगर रेस्ट पर है तो वो फाइनली भी किस पे रहेगा? रेस्ट पर रहेगा। और अगर सेंटर ऑफ मास है वेलोसिटी v, मान लेते हैं कुछ वेलोसिटी v से चल रहा है, देन फाइनल वेलोसिटी विल आल्सो बी v। वेलोसिटी क्या रहेगी इसकी? v रहेगी। अल्टीमेटली वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। इस चीज को बोलते हैं वेलोसिटी का कांस्टेंट होना। वेलोसिटी में बदलाव नहीं। 0 मतलब 0, और पहले कुछ है तो बाद में भी कुछ है। दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी कांस्टेंट। और इसका जो कंक्लूजन जो आपको बुक में दिया हुआ है ना, वो सब काफ़ी सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में दिया NCERT में, जो समझ में आने वाला नहीं होता है, ठीक है। एक और चीज़ है इसमें,
इसमें जो है एक बुक में दिया है कि अगर कोई एक कॉन्सेप्ट है ना, जो कि अपन इससे न्यूमेरिकल भी करेंगे, कि मान लेते हैं अगर कोई बॉम्ब है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है और मान लो ये यहाँ पे जाके फूटा, यहाँ पे जाके एक्सप्लोड हुआ, थोड़ा और बुक में आगे दिया है, मान लो यहाँ पे जाके एक्सप्लोड हुआ। अब इसके कुछ ढेर सारे पार्टिकल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये मान लेते हैं एक्सप्लोड हुआ तो कुछ पार्टिकल यहाँ गिरेगा, कुछ यहाँ गिरेगा, कुछ यहाँ गिरेगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास का डायरेक्शन नहीं बदलेगा। रूल ये कहता है कि अगर एक्सप्लोड भी हुआ तो आपको ऐसा ही मानना है कि ये सेंटर ऑफ मास इसका कहाँ पर रहेगा, यहीं पर ही रहेगा। बिना फूटे जो अगर बॉम्ब जा रहा था जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास फूट गया तो भी वो कोशिश करेगा कि उसी डायरेक्शन में ही रहे। मतलब इसको एज ए कॉन्सेप्ट की तरह आपको यूज करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? कि अगर ये बॉम्ब अगर एक्सप्लोड हो गया तो ये इधर गिरेगा, ये इधर गिरेगा, ये इधर गिरेगा, पार्टिकल बहुत सारे होंगे, परंतु सेंटर ऑफ मास का पाथ कौन सा लोगे? वही पाथ लोगे जो बिना फूटे चलता। बिना फूटे ये कैसे चलता? जूम करके ऐसा चलता। प्रोजेक्टाइल मोशन है, आपको पता है, ये ऐसा चलता। यहाँ पे बॉम्ब नहीं फूटता तो कहाँ पे जाता? यहाँ पे जाता। हरी बात समझ में? तो अगर ये फूट गया तो सेंटर ऑफ मास कौन सा रहेगा? वही रहेगा जहां पर वो उसका पाथ था पहले इनिशियली। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक पाथ देते हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल में, अभी अपन क्वेश्चन करेंगे हम इसके। तो ये चीज आपको बुक में आपको बता रखी है। प्रैक्टिकली तो कई सारे ऐसा मतलब वो फूट जाएगा तो मतलब हर जगह उसके मतलब पार्टिकल, बिल्कुल, एक पार्टिकल यहाँ प्रैक्टिकली अब वो कुछ भी हो, तो गायब भी हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा उधर। तो बचेगा ही नहीं। ये सेंटर ऑफ मास जो पहले था, अपन वही इसको अपन ने जो जितने भी ये निकाले हैं ना कि वेलोसिटी जो पहले थी उसी वेलोसिटी को, तो ये जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा, तो यहाँ पे जाके रहेगा। इनिशियली अगर ऐसा था तो फाइनली भी कैसा रहेगा? ऐसा। मतलब वो ऐसा फिजिक्स में के अकॉर्डिंग ऐसा है कि अगर ये पाथ फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर भी ये पाथ उसका फॉलो, भले ही वो फूट गया। ये न्यूमेरिकल करने में, सॉल्व करने में आपको हल दे। प्रैक्टिकली अपन उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे क्या हो रहा है, आपको समझ ही नहीं पड़ेगा कौन सा फिजिक्स लग रहा है यहाँ। एक का सेंटर ऑफ मास बिखर गया भाई। पहले अगर बॉल ऐसा था, उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में था, बॉल के टुकड़े हो गए, तो सेंटर ऑफ मास तो क्या होगा? एक उधर एक इधर, तो नया सेंटर ऑफ मास बनेगा ना कुछ। तो हम तो केवल सेंटर ऑफ मास का पाथ बता रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास भी ऐसा ही चलता जब ये नहीं फूटता तो। ठीक है, जब ये नहीं फूटता तो सेंटर ऑफ मास भी इसका क्या ले लेते हैं? यही लेता, नहीं फूटता तो। ठीक है, और फूटने के बाद एक्चुअली फूट भी गया तो अपन तो इसी को सेंटर ऑफ मास मान के चलेंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि वेलोसिटी जो पहले थी उस बाद में मतलब पाथ विल नॉट चेंज। हाँ, या फिर अगर बॉम्ब को आपने ऊपर से गिराया, ये ऊपर से गिराया, ठीक है, अब इसका पाथ क्या है? ये बॉम्ब आके कहाँ पर फूटा? बीच में कहीं पे फूट गया, यहाँ पे फूट गया, एक टुकड़ा इसका इधर गिरा, एक टुकड़ा इधर गिरा, दो टुकड़े हो गए मान लो, ज़्यादा होंगे, पर इसका पाथ कैसा जा रहा था इनिशियली? यहाँ पे। तो इसका सेंटर ऑफ मास भी किधर लोगे आप? इसी पाथ पर ही लोगे। क्या बात समझ में आ रही? मतलब अपन कन्वेंस के लिए इसको ऐसा एक्सिस पर कट करवाते हैं ताकि हमारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाए। ये कॉन्सेप्ट के लिए, इससे कोई थ्योरी नहीं बनता है। कोई नहीं पूछेगा बताओ इसमें क्या चलेगा, कुछ ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आ गया। मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स तो दिए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ अपन एक दो क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। मतलब फिजिक्स ऐसा कहता है कि इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे अपन, देन इट विल बी क्लियर टू यू।